डिस्ट्रीब्यूटेड रिग्रेशन, रेगुलराइजेशन, ईडीए, फीचर सिलेक्शन बाकी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लिया, डिसीजन ट्री कर लिया, ऑनजम्बलिंग कर लिया लास्ट क्लास में। अब बचता है बूस्टिंग टेक्निक, ऑनजम्बलिंग का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ ऑनजम्बलिंग। एंड इसके बाद हमारा सुपरवाइज लर्निंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में हम एक एल्गोरिदम लेंगे, के मीन्स या के नियरेस्ट, दोनों एल्गोरिदम देखेंगे। एंड उसके बाद लास्ट एल्गोरिदम जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये लास्ट एल्गोरिदम रहेगा। इसके बाद हम करने वाले हैं फीचर सिलेक्शन। सो अभी इन शॉर्ट 3-4 मॉड्यूल्स बचते हैं हमारे, ठीक है। एंड ऐसे जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बूस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक का पहला वाला जो एग्जांपल है AdaBoost, दैट आई विल बी टीचिंग। ग्रेडियंट एंड XGBoost आई वांट फ्रॉम यू गाइस। रीजंस है उसके लिए, बिकॉज ये ऐसी जैसे रैंडम फॉरेस्ट हम लोगों ने देखा, इतना इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड वाइड नोन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है रैंडम फॉरेस्ट का। वैसे ही ये तीनों एल्गोरिदम्स है ना, XGBoost, AdaBoost, ग्रेडियंट बूस्टिंग, दीज आर टॉप, आज के टाइम पे टॉप एल्गोरिदम्स ML में, ठीक है। तो दैट इज द रीजन AdaBoost मैं बताऊंगी। AdaBoost से XGBoost और ग्रेडियंट बूस्टिंग काफी मिलते जुलते हैं। तो जो बेसिक है AdaBoost वो मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद दो वाले दूसरे जो एल्गोरिदम्स है वो आपको पढ़ के आने, ठीक है। एंड सिंपली एक्सप्लेन करना है, नो नीड ऑफ ड्राइंग अ PPT और समथिंग, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये AdaBoost आज होगा। एंड हम उसके बाद आज सुपरवाइज्ड लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन आई थिंक नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट 31st तक हमारा सुपरवाइज लर्निंग खत्म हो जाएगा। एंड टिल 7th आई गेस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है एंड देन रैपर मेथड्स है, तो ये वाली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फ्लो फ्लो सबको क्लियर है? फ्लो क्लियर है सबको? यस, ओके। So today's topic will be ensemble technique boosting. So ensemble क्या होता है? So हम लोगों ने ensemble देखा, हम एक साथ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं एंड वो एल्गोरिदम्स हम पूरे एक डेटा सेट पे लगा रहे हैं, राइट। एंड वो डेटा सेट जब साथ में इतने सारे एल्गोरिदम्स सबसेट्स पे काम कर रहे डेटा सेट के, एक प्रिडिक्शंस देते हैं जिससे हमारा आउटपुट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। एंड हम आउटपुट बेस्ड ऑन क्या कर रहे हैं, वोट्स कर रहे हैं। एंड वोटिंग के हमने बेसिक 3 तरीके देखे। तो पहला था मैक्स वोटिंग, फिर एवरेज वोटिंग एंड फिर वेटेड वोटिंग। दीज आर द सिंपल एन्सेम्बलिंग टेक्निक्स जहाँ पे ईच क्लासिफायर इज गिविंग वोट्स। नया नहीं, मैं पर्सनली कर रही हूँ, पर्सनली रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाद में उसको अपलोड करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। आई एम डूइंग, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, यस। इसको सॉरी जी में ड्राइव पे डालने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, बट ठीक है, लेट्स सी, ओके। उसके बाद हमने नेइव एग्रीगेशन देखा, जहां पर हमने देखा कि एक वोटिंग क्लासिफायर होता है एंड ये वोटिंग क्लासिफायर के 2 टाइप देखे थे, हॉट सॉरी सॉफ्ट एंड हार्ड। तो सॉफ्ट में परसेंटेजेस आ रहे थे फॉर वन क्लास, नॉट द बोथ क्लासेस, एक क्लास के लिए ही हम परसेंटेज ऑफ ये निकाल रहे थे एंड फिर एवरेज ले रहे थे सॉफ्ट में। हार्ड में हम क्या कर रहे थे, हम सबका एवरेज वोटिंग ले रहे थे। ये हमने किस में देखा, ये हमने नेइव एग्रीगेशन में देखा। उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन देखा और बूटस्ट्रैप में हमने ये देखा कि बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन क्या करता है, ये विद रिप्लेसमेंट वर्क होता है। तो गिवन अ डेटा सेट, हर क्या होगा, हर एक सबसेट, तो एक सबसेट लिया जाएगा एंड वो सबसेट के बेसिस पे क्या होने वाला है, एक मॉडल बनने वाला है। फिर वापस से क्या होगा, एक दूसरा सबसेट लिया जाएगा एंड विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि वो रोज जो पहले वाले मॉडल में यूज हो चुके हैं क्लासिफायर में, इट कैन बी यूज्ड रीयूज्ड इन अदर मॉडल्स।
एंड सो ऑन। एंड सारे मॉडल्स जब अपना क्या देंगे, हमारा आउटपुट देंगे, उस बेसिस पे क्या होगा, या तो मैक्सिमम वोट लिया जाएगा या एवरेज लिया जाएगा। ये हमने बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन में देखा था। एंड बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन का हमने एग्जांपल देखा था रैंडम फॉरेस्ट, जहां पर रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा था। सो रैंडम फॉरेस्ट एक साथ बहुत सारे ट्रीज बना रहा था विद डिफरेंट फीचर्स इन इट, विद डिफरेंट रोज इन इट, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स लेके वो फॉरेस्ट बना रहा था। तो रैंडम फॉरेस्ट कहीं ना कहीं किसके बेसिस पे चल रहा है, बूटस्ट्रैप। एंड बूटस्ट्रैप का दूसरा वर्ड है बैगिंग। तो बैगिंग का एग्जांपल है रैंडम फॉरेस्ट। आज जो हम देखने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक होने वाला है बूस्टिंग टेक्निक। बूस्टिंग टेक्निक इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट और बैगिंग टेक्निक। कैसे? तो ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा जिस्ट देखा था। बूस्टिंग टेक्निक क्या करता है, सीक्वेंशियली मॉडल्स लगाता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो अगर पहला वाला आउटपुट दे रहा है तो वो दूसरे वाले के पास जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड फिर सो ऑन। दिस वाज द टेक्निक ऑफ बैगिंग, सॉरी बूस्टिंग। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ तक किसी को डाउट? सबको चीजें याद आ गई लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? कैन आई मूव? ओके, फॉरवर्ड। ओके, okay, let's begin then. Okay, so basically what happens is, let me just create something, then I'll tell you what I have done. सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहली बात, बैगिंग क्या करेगा, यहाँ पर डिसीजन ट्रीज पे ही वर्क होगा। तो ये डी क्या है, तुम्हारा डिसीजन ट्री। ये मॉडल है तुमने जो, सॉरी ये एल्गोरिदम है जो तुमने डेटा सेट पे लगाया है। एंड ये क्या है, तो ये तुम्हारा मॉडल है जो रेडी हो चुका है बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट। इज दिस थिंग क्लियर? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये डिसीजन ट्री लगाया किसके ऊपर, तो ये अभी क्या हुआ, मॉडल रेडी हो गया है। इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू एवरीवन? डेटा सेट के ऊपर क्या किया है हमने, डिसीजन ट्री लगाया है। डिसीजन ट्री के बेसिस पे तुमको क्या मिला, एक मॉडल रेडी हुआ। यस ना, ये मॉडल जो है गलत हो सकता है। मॉडल गलत कब होता है, जब उसके फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। अग्रीड एवरीवन? when is a model wrong? When the model has wrongly classified the data sets. Clear ये चीज वापस से, when is a model wrong? Model is wrong when it has wrongly classified the rows. तो जिनको पॉजिटिव था वो नेगेटिव कर दिया, और जिनको नेगेटिव था वो पॉजिटिव कर दिया। फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव्स बढ़ जाते हैं, उससे मॉडल खराब होता है, राइट। अब व्हाट इज बैगिंग मेथड, सॉरी बूस्टिंग मेथड, सॉरी वर्ड्स, सॉरी हाँ, बूस्टिंग मेथड क्या कर रहा है, सीक्वेंशियल वर्क हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल वर्क? तो एक बार अगर एक डिसीजन ट्री लगा दो और उसके मॉडल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करेगा एक डिसीजन ट्री? सबको पता है डिसीजन ट्री का डिसएडवांटेज क्या है, ओवरफिटिंग, अनस्टेबिलिटी, राइट। हमको प्रूनिंग करना पड़ता है, दैट इज द रीजन कि वो थोड़ा अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, ओवरफिट हो जाता है, ज्यादा ही कुछ ये काम अच्छे से ये करने लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं इन बूस्टिंग, हम ये मॉडल ने जो गलत प्रेडिक्ट किया ना, मतलब जिनको फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स में डाला, ये मॉडल ये डेटा अभी देगा दूसरे ट्री को। तो अब क्या देगा, ये दूसरे डिसीजन ट्री को बताएगा कि देखो मैंने ये चीजें गलत की थी, तो तुम प्लीज इन पे ध्यान देना। मतलब जो जो तुमने गलत रोज प्रिडिक्ट किए थे, जो सही प्रिडिक्ट किए वो तुम थोड़ी बताओगे, तुम गलत वालों का बताओगे ना, कि भैया मैंने, मेरे से ये गलती से ये
पॉजिटिव था नेगेटिव में आ गया, प्लीज फोकस ऑन दिस। तो डिसीजन ट्री क्या करेगा, प्लीज फोकस ऑन दिस कहा है, तो अभी डिसीजन ट्री जो सेकेंड मॉडल है वो क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट किस बेसिस पे करेगा, तो अब वो याद रखेगा कि पुराने वाले ने क्या गलती की थी, उस बेसिस पे अभी क्या करेगा, नया मॉडल बनाएगा। दिस विल बी द न्यू मॉडल। अगेन दिस मॉडल माइट हैव व्हाट, फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स। तो वापस ये मॉडल क्या करेगा, दूसरे वाले इसको देगा, दूसरे डिसीजन ट्री को देगा, एंड ये दूसरा डिसीजन ट्री वापस नया मॉडल बनाएगा। So this is the meaning of sequential. Is this thing clear? Sequential का meaning क्या हो रहा है? Why boosting is a sequential technique? Is sequential clear? तो एक डिसीजन ट्री लगाया, उसने कुछ मॉडल प्रेडिक्ट किया, सिंस इसमें फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा थे, इसने यही वाला डेटा सेट आगे वाले को दिया और बोला कि ना मैंने ये गलती से इसको गलत प्रेडिक्ट कर दिया था, तुम प्लीज इसको अच्छे से प्रेडिक्ट करना। इज दिस थिंग क्लियर? तो डिसीजन ट्री दीपाली गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है, तो ये मॉडल दूसरे वाले मॉडल और डिसीजन ट्री को बोलेगा कि मैंने ये गलत प्रेडिक्ट किया था, एंड ये वापस दूसरे मॉडल को देगा, फिर वापस दूसरा मॉडल दूसरे इसको करेगा। यस, नाउ इन रियलिटी समथिंग हैपेंस। व्हाट हैपेंस? तो एक एग्जांपल लेती हूँ, क्या हुआ है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस इज आवर डिसीजन, ठीक है, हम यहाँ पर लेट्स से क्लासीफाई कर रहे हैं। सो दिस इज अ सर्कल, ठीक है, एंड हम क्लासीफाई कर रहे हैं स्क्वायर्स। लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। ओके, नाउ पहला डिसीजन ट्री अगर बनाओगे तो सबका बाउंड्रीज रहता है, एवरीवन रिमेम्बरिंग बाउंड्रीज। बाउंड्री अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? व्हाट इज अ बाउंड्री? अ बाउंड्री ऐसी लाइन है जो क्लियरली बताती है कि इस लेफ्ट हैंड साइड कौन सा क्लास है, राइट हैंड साइड कौन सा क्लास है। तो अब अगर डिसीजन ट्री लेते हो, व्हाट डू यू थिंक बाउंड्री कहां पर आएगी? हाउ विल बी द बाउंड्री? सी वी आवर फोकस इज कि ऐसी लाइन लाना जो दोनों को बराबर, मतलब अगर ये एक साइड आए तो इट इज क्लास 1, दूसरी साइड है तो क्लास 2। रिग्रेशन की जैसी लाइन नहीं बनेगी। किसकी जैसी बनेगी? तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी which can clearly classifies that if the data belongs over here it belongs to squares, the data belongs here तो belongs to what? Circle। अब अगर पहला मॉडल अगर हम लेते हैं तो what do you think लाइन कैसे बन के आएगी? तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। so let's say this is a line which clearly classifies what? Squares on here and squares or zeros circles on here। ये ऐसी लाइन प्योरली क्लासिफाई कर रही है, सबको समझ रहा है? ये मैंने एक ऐसी लाइन बनाई है जो क्लियरली डिफरेंशिएट कर रही है स्क्वायर्स और सर्कल्स के बीच में। सबको 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 क्लियर है ये? बट मैम वो अप्रोक्सीमेट डिफरेंशिएशन है ना, क्योंकि एक स्क्वायर उधर भी है वैसे। हाँ, तो वो हमारा फॉल्स नेगेटिव है ना बेटा, वो हमारा गलत प्रेडिक्ट किया मॉडल ने। पहला मॉडल तो गलती करेगा ही ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने सही प्रेडिक्ट किया है। तो अगर तुमको अगर क्लियरली मैं कहूँ एक लाइन ऐसी बनाओ जो क्लियरली डिफरेंशिएट कर रही है, सी आई कैन नॉट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस, ऐसे कुछ नहीं बना सकती हूँ मैं, विच इज रॉन्ग। डिसीजन ट्री का काम क्या है? इधर यस इधर नो, इट कैन नॉट गो इन बिटवीन। वो रिग्रेशन वाली लाइन है, रिग्रेशन इज दैट, बट यहाँ पर क्लियर क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लियर क्लियर ये चीज। रिग्रेशन की लाइन ऐसी जाती है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, दिस इज अ बाउंड्री। बाउंड्री का डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंट है मीनिंग। is this thing clear? How this blue line is classifying both? क्लासिफाई कर रहे हैं ना। अब कौन रॉन्गली प्रिडिक्ट हो चुका है इस ग्रुप में?
ये हमारा this person has been wrongly classified, right? Everyone agreeing this square has been wrongly classified. तो मॉडल यहाँ तक आया और मॉडल ने इसको बोला कि भैया ये गलती से ना स्क्वायर में चला गया था। ओके, अब क्या किया जाएगा, ये स्क्वायर में गया है ना, तो ये नेक्स्ट मॉडल जो है ना, ये इसका मेन फोकस अभी किस पे रहने वाला है? सो नाउ द मेन फोकस इज ऑन दिस स्क्वायर। मेन फोकस, व्हेन आई से मेन फोकस, इसका मतलब है मॉडल क्या देगा। अब हाउ कैन आई पुट फोकस ऑन दैट स्क्वायर? मैं मॉडल को कैसे बताऊं कि ना ये वाला रो है या ये वाला डेटा सेट है, कैसे बताऊं? तो अगर मैं कुछ एक वेट्स लाऊं बीच में, राइट, अगर एक को वेट दे दूं तो मैं बता सकती हूँ ना कि भैया इस पे फोकस करो। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्यों वेट्स आया बीच में? बिकॉज मैं कैसे बताऊं रो को कि ये मैंने ये गलत प्रिडिक्ट किया, ये वाला फीचर, ये वाला रो विथ दिस फीचर्स आई हैव wrongly classified, ये मैं कैसे बताऊं? तो मैं क्या कर रही हूँ, वेट मेरे हिसाब से, तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही डेटा सेट मिलेगा ना, सबको वेट दे दूंगी। वेट देने के बाद अगर ये वाला रॉन्गली क्लासिफाइड है तो मैं उसके वेट्स बढ़ा दूंगी, बाकी सबके कम कर दूंगी। तो जैसे ही मेरा नेक्स्ट मॉडल आएगा, डिसीजन ट्री आएगा, उसको पता है कि मुझको उसको फोकस कहाँ करना है। तो अब जो डिसीजन ट्री बनेगा, ठीक है, फॉरगेट दिस ब्लू लाइन, मैं इरेज कर देती हूँ, बाद में उसका रीजन बताऊंगी। तो फॉरगेट दिस ब्लू लाइन नाउ। अब क्या होगा, अब बाउंड्री अगर बनानी है तो कैसे बनाएगा मॉडल? कैसी बाउंड्री बनाएगा, किसको ध्यान में रख के बाउंड्री बनाएगा? तो जो रॉन्गली क्लासिफाइड था पुराने वाले के हिसाब से, तो रॉन्गली क्लासिफाइड ये था, तो बाउंड्री कैसे बनेगी? इज माय पॉइंट क्लियर? सेकेंड मॉडल कैसे करेगा? Ma'am, boundary is always horizontal or vertical line. हाँ नेहा, because it is not a regression line, no? It is not increasing with the increase in that. It is Okay. classifying based on it. अब ये वाली सेकेंड मॉडल की लाइन सबको क्लियर है? अब क्या वो कह रहा है, अब कह रहा है अगर डेटा सेट कोई आता है जिसका फीचर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इट इज बीन क्लासिफाइड एज स्क्वायर, ये बाकी सब जीरो सर्कल्स। अब कौन कौन लोग गलत क्लासिफाई हो गए? यस, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सिर्फ सही कौन है? ये स्क्वायर। नाउ कितना गलत प्रिडिक्ट हुआ फिर मॉडल, राइट? अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो मॉडल है ना ये वाला, ये पहला वाला, इसकी बाउंड्री को नहीं भूलते हम लोग। हम क्या रखते हैं, इसकी बाउंड्री याद रखते हैं। तो इसकी बाउंड्री थी ये। अब अगर मैं कहूं ये स्टेटमेंट कि अगर ये पॉइंट, तो यहां से यहां अगर कोई वैल्यू या फीचर्स आते हैं, इट इज अ स्क्वायर, यहां से यहां, ठीक है। तो अगर ये वाला पूरा रेंज ऐसा कोई आता है तो इट इज अ सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट आता है जो, या फीचर, अभी के लिए पॉइंट्स देखो, अगर समझो ये पॉइंट लेती हूँ एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट एंड द अदर पॉइंट इज हियर, इधर, तो अब मॉडल मेरा बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर रहा है। इफ इट बिलोंग्स टू दिस एरिया, ये एरिया देखो, ये एरिया में बिलोंग कर रहा है, तो इट इज व्हाट? 0। and if a data set is belonging to this area, I am saying it is a square. Is this thing clear to everyone? Is this thing clear to everyone? Again there is one person which is wrongly classified, कौन? तो ये बात करते हैं उस पे। but is this thing clear? हमने क्या किया, एरिया वाइज डिफरेंशिएट कर दिया अभी। अब कौन रॉन्गली क्लासिफाइड है इस मॉडल के बाद? ये मॉडल जो अभी बनाया है, कौन रॉन्गली क्लासिफाइड है? दिस पर्सन। 0 उसमें नहीं आना चाहिए था ना, बट 0 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 0 के वेट्स बढ़ा देंगे।
अब 0 के वेट्स बढ़ा दिए तो ये जो नया मॉडल बनेगा इसको हिसाब में रखते हुए क्या करने वाला है, डिसीजन बाउंड्री बनाएगा। अब इसको ध्यान में रख के डिसीजन बाउंड्री कैसे बनाएगा, तो लेट्स से वो डिसीजन बाउंड्री कुछ ऐसे बनाएगा। इसका कलर चेंज करना है। लेट्स से वो डिसीजन बाउंड्री कुछ ऐसा बनाता है। नाउ इफ यू लुक केयरफुली व्हाट हैज हैपेंड इज, अगर मैं कहूं ऐसा, now your model has predicted something like this, wherein it is saying that if any data point is coming ऐसे इधर इतने पर्पल वाले एरिया में, then it is what a zero, sorry circle, and बाकी का जो डेटा जो भी बचा है, so let's say इतना एरिया, ये वाला एरिया में अगर आता है तो वो है स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? सबको ये चीज क्लियर? Shubham, it is like boundary is helping to get that area. Boundary is helping. Boundary के बेसिस पे मालूम पड़ रहा है, वो लाइन के बेसिस पे मालूम पड़ रहा है हमको। अब ये कब तक होने वाला है, जब तक सब अच्छे से क्लासिफाई नहीं हो जाते। तो जब तक तुम्हारे सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लासिफाई नहीं होते, क्या होते जाने वाला है, ऐसा मॉडल बनते जाने वाला है। एंड दिस इज व्हाट, नाउ यू गाइज गिव मी द आंसर, इज दिस अ गुड मॉडल? हमारे ऑनगोइंग मॉडल्स, जो बेस मॉडल्स हमने पढ़े हैं, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, उनसे ये काफी बेटर नहीं है, जहां पर वो खुद से सीख रहा है एंड पेनल्टीज लगा रहा है, पेनल्टीज इन द सॉर्ट ऑफ वेट्स, जिससे वो याद रख रहा है कि अच्छा ये गलती हुई थी, इसको ध्यान में रख के अगर एक बाउंड्री बनाए, उसको ध्यान में रख के एक बाउंड्री बनाए, एंड सो ऑन, राइट? इट इज एन एडवांस्ड मॉडल। इसीलिए बूस्टिंग इज अ टेक्निक वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर बार एल्गोरिथम्स पे लगने ही वाला है। एंड सी, so smart, random forest is also smart, bagging is also smart, but boosting is also smart, जहां पर सीक्वेंशियली हो रहा है डेटा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर हाउ बैगिंग बूस्टिंग इज गोइंग टू वर्क? नेहा, इट इज वेरी वेरी गुड, अगर बहुत सारा डेटा है इट इज वेरी नाइस, बिकॉज जितना ज्यादा डेटा इट इज गोइंग टू लर्न दैट थिंग। So let us see the steps एक बार। ठीक है, तो एक बार स्टेप्स देखते हैं। So a subset is created from original data set. So एक डेटा सेट लिया और उस बेसिस पे क्या किया, सबसेट किया। ऑल पॉइंट्स आर गिवन इक्वल वेट्स इन द स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंस देना है, इसीलिए हमको वेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इसीलिए सबको पहले वेट दिया जाएगा स्टार्ट में, एंड सबको इक्वल वेट दिया जाएगा। कैसे देंगे, क्या होगा, मैं बताती हूँ वो सब। ठीक है, अब बेस मॉडल इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस सबसेट। तो अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिसीजन ट्री लिया हमारा बेस मॉडल, तो ये उसी के हिसाब से, अभी ये जो डिसीजन ट्री हमने लिया बेस मॉडल, उसी के हिसाब से एक बेस मॉडल लिया। ये मॉडल क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कुछ सब पूरे डेटा सेट पे। तो अभी देखो इसने क्या किया, ये 2 प्लस को करेक्ट क्लासिफाई किया, बाकी अभी ये 3 प्लस को नेगेटिव क्लासिफिक इसमें आ गया। एरर्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, राइट? तो ये हमको पता है फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव जो आएंगे, दैट आर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड। एक्चुअली कुछ और था, प्रिडिक्टेड वैल्यू कुछ और है। नाउ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड, तो जो गलत प्रिडिक्शंस हुई, आर गिवन हायर वेट्स।
तो देखो यहाँ पर ये ब्लू को एकदम मैग्नीफाई करके दे दिया है। अब क्या होगा, अनदर मॉडल इज क्रिएटेड एंड प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द डेटा सेट। तो अब क्या हुआ, अनदर मॉडल बनाया एंड इस बार इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ये जहां तक प्लस थे ना सबके सब ले लिए। अब कौन रॉन्गली क्लासिफाइड है, तो ये तीन नेगेटिव साइंस रॉन्गली क्लासिफाइड है। तो वापस क्या होगा, वापस एक और मॉडल बनाया जाएगा। इस बार वो मॉडल क्या करेगा, ऐसे लाइन बनाएगा एंड अगर ये मॉडल ऐसे लाइन बना रहा है तो जैसे दिख रहा है कौन रॉन्गली क्लासिफाइड है, 1 2 3। अब ये तीनों को मिलाकर क्या किया जाएगा, प्रेडिक्शंस बनाए जाएंगे एंड सी दिस इज द डिसीजन बाउंड्रीज ऑफ ईच एंड एवरी मॉडल which is helping us to get what better predictions, thus combining the weak learners to form a strong learner। तो ये तीनों मॉडल्स के क्या रखे जाएंगे, बाउंड्रीज को मिलाया जाएगा एंड हमको क्या मिलेगा, एक बेस्ट मॉडल एंड में जो हमको क्या करेगा, परफेक्टली क्लासिफाई करके बताएगा कि कौन किधर कितने इसमें है। ठीक है, एंड ये हमारा फाइनल मॉडल रहेगा एंड इट बूस्ट द परफॉर्मेंस। क्लियर सबको? नहीं नहीं शुभम, इट इज नॉट ओवरफिटिंग एट ऑल, नॉट ओवरफिटिंग एट ऑल, बिकॉज डिसीजन ट्रीज जो ओवरफिट कब होगा, जब डेटा सेट एकदम लाइक जैसे बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे इसको भी कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर में या ऐसा एकदम ज्यादा, तब जाके वो ओवरफिट होने की चांसेस है। बट यहाँ पर सिंस डिसीजन ट्रीज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, कैसा होगा, ओवरफिट नहीं होगा। रीजन है उसके पीछे, AdaBoost works on the principle of stumps and not whole decision tree। तो ओवरफिटिंग का इशू निकल जाता है। When I talk of stumps क्या है, one node, one root node and leaf, बस इतना मैं बताती हूँ। तो ओवरफिटिंग होने का चांस ही नहीं पैदा उठता है AdaBoost में। तो जो ट्री पूरा बनता है, ट्री पूरा बनने ही नहीं देता AdaBoost। AdaBoost एक डेप्थ के साथ बस, उसके आगे वो कुछ नहीं करने देगा। तो दैट इज द रीजन जो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है वो होता नहीं है बूस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स में। ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस, AdaBoost बता रही हूँ मैं आगे। क्लियर सबको यहाँ तक? कैन आई मूव अहेड? यस यस, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद AdaBoost। ठीक है, तो AdaBoost बता रही हूँ मैं। फर्स्ट टेक्निक, नाउ व्हाट इज AdaBoost डज इज, जैसे शुभम ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या हो सकता है, ओवरफिटिंग हो सकता है। व्हाट AdaBoost डज इज इट क्रिएट्स स्टम्प्स। स्टम्प्स क्या होते हैं, तो एक रूट नोड, सो लेट अस से दिस इज अ रूट नोड विद वन फीचर, या हमने जैसे किया था ये रूट नोड एंड उसके लीव्स। बस इतना ही। तो क्या कर रहा है AdaBoost, you remember the first step in decision tree where we had taken 3 features। तो चेस्ट पेन का एक अलग से यस नो निकाला था बेस्ड ऑन द टारगेट एंड ब्लड सर्कुलेशन का अलग से, हाँ बस उतना ही करता है AdaBoost, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। मतलब हर फीचर का बेस्ड ऑन टारगेट ऐसे स्टम्प्स बना के रख देगा। तो एक और रूट नोड आएगा, सॉरी एक और रूट नोड आएगा, एक और रूट नोड आएगा, वापस से वो क्लासिफाई करेगा उस बेसिस पे एंड सो ऑन। इसको स्टम्प्स नाम दिया, ये पूरा एक चीज, ये स्टम्प है एक विद वन रूट नोड एंड लीव्स। अब AdaBoost ये करता है, instead of taking the whole model it takes what only the stumps एंड जो ओवरफिटिंग का इश्यू है वहीं पर खत्म। अब क्या होता है, स्टम्प्स के बेसिस पे वो क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा कितने राइट क्लासिफाई हुए, यस का कितना नो आया, नो का कितना यस आया, टारगेट के बेसिस पे। और उस बेसिस पे ये क्या करता है, ऐसे हमको बाउंड्रीज बना के दिखता है। सिंपल,
इसीलिए वो रिग्रेशन वाली लाइन नहीं आ रही है, इट इज नॉट क्रॉसिंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जैसा तुमको दिख रहा है डेटा सेट अगर यस नो में क्लासीफाई होगा तो एक बाउंड्री बनेगी। इज माई पॉइंट नाउ क्लियर वाई बाउंड्रीज बन रही है? बिकॉज यस नो में डिवाइड हो रहा है, तो अगर यस नो में डिवाइड हो रहा है, हाउ कैन यू डिवाइड स्क्वायर्स एंड सर्कल परफेक्टली? तो एक लाइन बनाओगे ना, एक ही लाइन बनेगा, एंड वो लाइन क्लियरली क्लासिफाई करनी चाहिए। इसीलिए यस नो में डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ही बन रही हैं। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, ये रूट नोड पे जो चीजें होंगी, यस नो कैसे क्लासिफाइड होगा, उस बेसिस पे ये क्या करेगा, ऐसे मॉडल्स बना के देगा। यहाँ पर जो भी उसने रॉन्गली क्लासिफाइड किया है, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है टेस्ट डेटा पे, वो नेक्स्ट को देगा और वो नेक्स्ट को, और हर बार क्या बनने वाला है, स्टम्प्स ही बनने वाला है। यहाँ पर भी स्टम्प्स बनेगा, यहाँ पर भी स्टम्प्स बनेगा। द होल ट्री इज नेवर गोइंग टू बी मेड इन AdaBoost, स्टम्प्स बनने वाले। ठीक है, अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो बेटा, so let's say these are my features. So let's say these are my features, feature 1, feature 2, feature 3 and my target। तो क्या होगा, इसमें डेटा होगा, इसमें डेटा होगा, ऐसे कहो, लेट्स से 7 रोज आते हैं, 2 3 4 5 6 7, एंड टारगेट में क्या है, यस नो यस नो, यस है यहाँ पे एंड नो है, फिर वापस यस है, फिर वापस यस है, नो है, नो है, यस है। ऐसे 7 रोज है मेरे पास। ठीक है, तो कुछ फीचर्स है, लेट्स से वही वैसा ही वाला है, सर्कुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स देयर, एंड टारगेट इज यस नो यस नो यस नो। नाउ हम क्या करेंगे, हम पहले तो जैसे स्टेटमेंट कहा, क्या कहा है यहाँ पर, गिव इक्वल वेट्स। नाउ हाउ टू गिव इक्वल वेट्स, तो लेट अस फर्स्ट राइट। हमारा पहला जो काम है क्या है, असाइन वेट्स। वेट्स कैसे देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वेट्स इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय n, जहां पर n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अब मुझको बताओ यहाँ पर वेट्स क्या होगा, तो यहाँ पर अगर वेट्स कहूं तो वेट्स क्या होंगे, so weights in this scenario for each and every one will become what, 1 divided by 7, 1 divided by 7, 1 divided by 7, 1 divided by 7, 1 divided by 7 and 1 divided by 7। Is this thing clear? Weights कैसे आए? Yes नेहा, तो इसका एट द एंड इक्वल बोला है ना, तो इक्वली डिवाइड हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर 1 रहने वाला है, राइट। नाउ यहां तक किसी को कुछ डाउट, किसी को भी कुछ डाउट यहाँ तक कैसे वेट्स आए? हमारा नॉर्मल डेटा सेट है, तो डेटा सेट लिया, उस पे से वेट्स लगा दिया। किसी को यहाँ तक डाउट? नो, राइट। अब
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वेट्स लगाने के बाद? अब बेस मॉडल इज क्रिएटेड. सो लेट्स क्रिएट अ बेस मॉडल. तो बेस मॉडल कैसे बनेगा? तो दिस विल बी अ स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कर होगा? क्रिएट अ बेस लर्नर या बेस मॉडल या बेस क्लासिफायर, जो भी बोलो, बेस लर्नर. नाउ व्हाट दिस बेस लर्नर विल डू? पहली बात, यहां पर एक important statement, all base learners in AdaBoost are going to be what? They will be what? DTs. DTs मतलब decision trees. Okay, so what happened after this? Base learner बन गया. अब क्या हुआ ना, एक wrongly classified हो गया. कौन? तो लेट्स से ये सेकंड वाला, दिस सेकंड वाला नो जहां था वो यस में ये आ गया. So your model, after applying base model, has wrongly classified this. नो था टारगेट में, बस उसने यस दे दिया. तो बेस मॉडल बनने के बाद, डिसीजन ट्री बनने के बाद, दिस पर्सन हैज गिवन नो. अब क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा वेट. तो यहां तक सब इजी है, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. अब कुछ चीज है नोन एज व्हाट? अपडेट वेट. अब ये अपडेट वेट्स कैसे निकालेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू से कि ये वाला वेट बढ़ा दो, इसका वेट बढ़ा दो? तो पहले हमको कुछ चीज समझनी है. तो क्या चीज समझनी है? देयर इज समथिंग नोन एज, सॉरी हाँ, ये थोड़ा हैंडी नहीं है इतना. हाँ, वी विल हैव टू कैलकुलेट टोटल एरर. तो इसका नाम रखते हैं लेट्स से टीई. टोटल एरर फॉर व्हाट? दिस मॉडल. तो ये कहीं ना कहीं हम लिखेंगे इसको 1/7. वाई 1/7? बिकॉज हमने वेट दिया था उतना मॉडल को. तो मॉडल को जो वेट दिया था वही हमारा गलत क्लासिफाइड हो गया है. तो ये मेरा टोटल एरर है, ये मॉडल ने जो किया. तो दिस मॉडल हैज डन व्हाट? 1/7. मतलब इस पूरे 1 में से 1/4 1 ही रॉन्ग है, एक ही गलत है. तो 1/7, दैट इज द रीजन इट इज 1/7. तो एक तरीके से ये क्या है? समेशन ऑफ ऑल द एरर्स. इज माय पॉइंट क्लियर? 1/7 क्यों है? अगर 2 या 3 एरर्स होते हैं तो कितना होता? 3/7 होता. 7 रो है, 7 रो में से 3 गलत है, तो 3/7 होता. इसीलिए टोटल एरर डन बाय माय मॉडल ओवर हियर इज व्हाट? 1/7. एक ही गलत है. इसका चाहिए तो लिख देती हूँ. टोटल एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एरर्स. इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर ये स्टेप? एरर कैसे निकल रहा है? सिंस हमारे मॉडल में एक ही एरर है, देर इज नो मोर एरर्स, एक ही एरर है, तो इट इज 1/7. एक एरर है, ओनली 1 एरर आउट ऑफ 7. अगर एक से ज्यादा एरर्स होते तो वो क्या कहते? तुम एड ऑन करके बताते. टोटल एरर ऐसे निकलता है ना. क्लियर सबको? नेहा, अगर मैंने आपको 4 एप्पल्स दिए, उसमें से एक खराब निकला, तो हाउ मेनी एप्पल्स आर खराब? कितने एप्पल्स खराब होंगे नेहा? तो टोटल खराब, हाँ वही सिनेरियो यहाँ पर है. आउट ऑफ 7 ओनली 1 वाज रॉन्गली क्लासिफाइड. तो टोटल एरर ऑफ दिस मॉडल इज व्हाट? 1/7.
डोंट लुक एट वेट, 7 रोज थे, 7 में से एक रॉन्ग है, तो टोटल एरर समेशन ऑफ ऑल एरर्स, तो 1/7। क्लियर क्लियर, कितने गलत क्लासिफाई हुए वही बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक ही लिया, अगर 3-4 लेती, लेट से ये भी अगर रॉन्गली क्लासिफाइड है, ये वाला भी सेकेंड वाले नोज भी, तो वो 3/7 हो जाता। फ्रॉम स्टेप 2 क्या नहीं समझा बेटा, क्या नहीं समझा नया? यू रिपीट रिपीट वॉट एवर आई हैव सेड, आई करेक्ट यू। क्या नहीं समझा? हाँ, बेस लर्नर क्या नया, बेस लर्नर में क्या नहीं समझा? Okay, what is a base learner naya over here? What this base learner will do? What is this base learner will do Neha? क्या करेगा? प्रेडिक्शंस करेगा। अरे बेटा, अगर बेस लर्नर बोल रही हूँ तो प्रेडिक्शंस करेगा, राइट? मैम बेस लर्नर होता क्या है वही नहीं समझा, मतलब वो क्या है? बेस लर्नर तुम्हारा एक मॉडल है, डिसीजन ट्री ले लो, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऑल बेस लर्नर्स आर डिसीजन ट्री इन AdaBoost। बेटा स्टार्ट से 2-3 लेक्चर से बोल रही हूँ ना, बेस लर्नर तुम्हारे बेस मॉडल्स, लीनियर लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री बेस मॉडल्स है ये, उनको बेस लर्नर नाम दिया है। क्लासिफायर बोलो, बेस मॉडल बोलो, बेस लर्नर बोलो, एक ही बात है। बेस मतलब एकदम स्टार्ट वाला मॉडल, जिसके बेसिस पे सारी पूरा तुम एम्पायर खड़ा करने वाले हो। ओके, तो बेस लर्नर वही है, बेस क्लासिफायर बोलो या बेस लर्नर बोलो। बेस लर्नर्स फॉर AdaBoost विल बी डिसीजन ट्रीज, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में भी डिसीजन ट्री होता है। तो अभी रीजन फॉर डिसीजन ट्री सबको पता है, लॉजिस्टिक से बेटर है डिसीजन ट्री, दैट इज द रीजन सब जगह डिसीजन ट्री यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ बेस लर्नर लिया नेहा एंड प्रिडिक्शंस किया। सो प्रिडिक्शंस करने के बाद इट वाज सीन दैट उसने एक रो गलत क्लासिफाई की है। कौन सी? ये नो वाली, ये नो को उसने प्रिडिक्ट कर दिया यस, तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव जो है वो बढ़ गया है। तो ये एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज में से कितने रॉन्गली क्लासिफाइड है? एक। इसीलिए टीई टोटल एरर मेड बाय दिस मॉडल इज व्हाट 1/7। अभी अभी क्लियर है बेटा? बाकी के लोग, जैद, शुभम, दीपाली, प्रीति, संदेश, ठीक है? ओके, तो अभी टोटल है कितनी गलतियां की हैं उसने? अभी एक ही गलती की है, तो एक, इसीलिए उसने कितना लिखा है 1/7। अब क्या होता है ना, द थर्ड स्टेप इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई थर्ड स्टेप इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सिंस मेरे मॉडल ने एक गलती कर दी है, काम खत्म हो गया मॉडल का प्रिडिक्ट करके, कुछ नहीं बचा है। अब क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप इन द स्टेटमेंट, एरर्स आर कैलकुलेटेड, एरर्स निकाल लिया, ऑब्जर्वेशंस विच आर इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड, मेरे इसमें वो एक इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड मॉडल है, क्या करेंगे? आर गिवन हायर वेट्स, तो अभी मुझको इसका वेट बढ़ाना है। तो वेट बढ़ाना है मतलब ये पुराने वेट को कुछ कुछ तो एड ऑन करके देना पड़ेगा, तब जाके वेट बनेगा। एंड इसी के लिए मैं क्या निकालती हूँ? परफॉर्मेंस से। व्हाट इज परफॉर्मेंस से? तो मॉडल जो ये बेस मॉडल बना, ये कितना एक्यूरेट बना या कैसे बना, कैसे बना नहीं, कितना एक्यूरेट बना, वही सही वर्डिंग है वहां पे। उसका परफॉर्मेंस निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगी अभी। अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज परफॉर्मेंस से, I why I require performance is because
एक ऑब्जर्वेशन, एक रो गलत प्रिडिक्ट हुआ है, उसको सही प्रिडिक्ट करवाने के लिए मुझको वेट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि नेक्स्ट मॉडल का फोकस इस पे जाए। एंड उसी के चलते मुझको वेट बढ़ाना है, एंड जब वेट बढ़ाना है तो मुझको परफॉर्मेंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट परफॉर्मेंस से। सो लेट्स से थर्ड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट परफॉर्मेंस से फॉर द स्टम्प्स, कितना अच्छा परफॉर्म किया है ऑन दैट स्टम्प। एंड इसका दूसरा नाम है एक तो है परफॉर्मेंस से इटसेल्फ, या एक दूसरा नाम है स्टेज वैल्यू। उस स्टेज पे कितनी वैल्यू आई। सो फॉर जैसे दिख रहा है, दिस इज द मॉडल राइट, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट पे, तो पहला स्टंप, ये स्टंप जो है इसकी वैल्यू कितनी आई, ये मॉडल की वैल्यू कितनी आई, इसीलिए वो स्टेज वैल्यू है नाम। नाउ हाउ टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस से, तो देयर इज अ फॉर्मूला। अगेन ये बैक जैसे कहा गया है पहले भी, बैक ऑफ द मॉडल इतना कुछ चल रहा है। तो लेट्स से परफॉर्मेंस से कैसे कैलकुलेट होगा, तो लेट्स से परफॉर्मेंस से इज इक्वल टू 1/2 log of log of e log of e 1 minus total error, ठीक है, the whole divided by total error। तो परफॉर्मेंस से कैसे कैलकुलेट होगा, लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ 1 माइनस टीई, टीई क्या है, टोटल एरर, मॉडल ने कितने गलत प्रिडिक्ट किए, डिवाइडेड बाय टोटल एरर। नाउ फॉर माय मॉडल मैं कैलकुलेट करती हूँ, सो लेट्स से इसका आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ ई, इसका होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 7, राइट। एंड इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 log e of 6, एंड इसका एंड में आंसर आएगा लेट्स से 0.896, ठीक है। नाउ दिस इज परफॉर्मेंस से और द मॉडल विच हैज बीन प्रेडिक्टेड। नाउ परफॉर्मेंस से, जैसे मैंने कहा मॉडल ने कैसे परफॉर्म किया, तो कितने प्रिडिक्टेड थे, सॉरी कितना टोटल एरर था वो हमने निकाला, एंड हमने परफॉर्मेंस से निकाला। अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस से वी विल डू व्हाट, अपडेट द वेट्स, अपडेट द वेट्स, ठीक है। अब क्या करना है अपडेट वे करने के लिए, नाउ हमको क्या करना है अब वेट अपडेट करने के लिए, तो जो रॉन्गली क्लासिफाइड है, इनकरेक्टली क्लासिफाइड, हाँ, इनका हम क्या करेंगे, इंक्रीज द वेट्स ऑफ इनकरेक्टली क्लासिफाइड एंड डिक्रीज द वेट्स ऑफ क्लासिफाइड, करेक्टली क्लासिफाइड, सॉरी, हाँ। तो क्या होने वाला है, अब इंक्रीज द वेट्स ऑफ इनकरेक्टली क्लासिफाइड एंड करेक्टली क्लासिफाइड का डिक्रीज करो। अब क्यों करो, बिकॉज नेक्स्ट मॉडल को समझे कि मेरा फोकस किस पे होना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए, इसका वेट बढ़ना चाहिए,
जो रॉन्गली क्लासिफाइड है और इसका डिक्रीज होना चाहिए, बाकी सब जो राइटली क्लासिफाइड है। अब वो कैसे करेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला है। सो टू अपडेट द वेट्स ऑफ फर्स्ट ए इनकरेक्टली क्लासिफाइड, what the model does is it creates what new sample weight या updated sample weight इसको बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला है क्या है, तो old sample weight into e to the power performance से। तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू इनकरेक्टली जो क्लासिफाइड था वो कौन था, 1 डिवाइडेड बाय 7 इनटू e टू द पावर परफॉर्मेंस से वाज 0.896। इसका जो वैल्यू आएगा, तो लेट्स से इसका वैल्यू आता है 0.349। तो हमारा न्यू सैंपल वैल्यू फॉर इनकरेक्टली क्लासिफाइड क्या हो जाएगा, 0.349। so we will come over here and we will just input the values for incorrectly classified। so let's say incorrectly ये सेकंड वाला है, इसका है 0.349, right, and we'll hit enter। now let us calculate for correctly classified। तो जो करेक्टली क्लासिफाइड हुए उनका फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला with some mathematical changes। so new sample B part correctly classified, इनका फॉर्मूला क्या है, तो इनका न्यू सैंपल कैसे कैलकुलेट होगा, सो न्यू सैंपल इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड सैंपल वेट इनटू e टू द पावर माइनस परफॉर्मेंस से। तो जिनको पता है माइनस ई रेस टू द पावर माइनस करोगे तो चीजें डिक्रीज होती हैं, ये मैथमेटिकली चीजें हैं। तो ये क्या करेगा अभी, 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.349 एंड इसकी वैल्यू जो है वो टर्न आउट होती है 0.05। तो अब क्या करेंगे, जो जो करेक्टली क्लासिफाइड थे उनको क्या करेंगे हम लोग, अपडेट करेंगे। तो करेक्टली क्लासिफाइड पहला वाला था, तो पहले वाले का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू आता है 0.05। ओके, इसके बाद वाला भी करेक्टली क्लासिफाइड, एक मिनट, इसके बाद वाला रॉन्गली क्लासिफाइड था वो डाल दिया, इसके बाद वाला राइट था तो 0.05, इसके बाद वाला भी राइट था तो 0.05, 0.05, 0.05 एंड लास्ट वाला भी 0.05 एंड दैट इज हाउ। अब इंक्रीज्ड वेट दिख रहा है सबको, तो ये पूरा करने, ऐसा करने के बाद हमको अपडेटेड वेट्स मिल जाता है। Here till here it is clear how things are going to happen। again formulas है how AdaBoost is working। AdaBoost क्या कर रहा है, for that particular stump, जो मॉडल का जो स्टंप बना उसका परफॉर्मेंस निकाल रहा है, वो मॉडल का जो एक्यूरेसी वो कितना है। तो बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस से में भी देखो टोटल एरर है, कितनी गलतियां की उसने, वो कुछ वैल्यू नहीं, वो वैल्यू वो क्या कर रहा है, उनके हेल्प से वेट बढ़ा रहा है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। क्लियर नया फॉर्मूला है ये। मैम, हाँ हाँ शरण, मैम करेक्टली क्लासिफाइड में परफेक्ट से में अलग आएगा ना, हाँ करेक्टली में ये परफेक्ट से अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, तो हाँ मैंने गलत 0.89। लिख दिया इट विल, मैंने मेरे दिमाग में ऊपर वाला रहा, इट विल बी 896। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया 896। हाँ, तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनकरेक्टली में ये ई रेस टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस से है और करेक्टली क्लासिफाइड में ये नेगेटिव है, ई रेस टू माइनस परफॉर्मेंस से, ताकि हम उसको डिक्रीज कर पाए। बस मैथमेटिकल टर्म्स है यहाँ पर।
एंड इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो करेक्टली क्लासिफाइड हुए हैं उनको कम वेट मिल रहा है। तो अभी हमारे हमारे हिसाब से जो करेक्टली क्लासिफाइड थे उनको कम मिल गया, एंड जो नेगेटिवली क्लासिफाइड, जो जिनको रॉन्गली क्लासिफाइड थे वो बराबर हो गया। यहां तक सबको चीजें क्लियर? ओके, वेरी सिंपल, नो नो 4 लाइन का कोड है, मॉडल क्या करेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, बट ये हमको पता होना चाहिए, इसीलिए ये चीज किया है। क्लियर क्लियर? नाउ वी आर हैविंग व्हाट, अपडेटेड वेट्स। नाउ हमारे पास अपडेटेड वेट्स है। अब ये वेट्स क्या होने चाहिए, ये जाने चाहिए दूसरे मॉडल पे, राइट। सो हम लोग ने क्या स्टेप कर लिया है, हम लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, जहां पे एक डिसीजन ट्री लिया, जो हमारा बेस लर्नर था उसने कुछ प्रिडिक्शन किया। ठीक है, वो प्रिडिक्शन जो किया उसके बेसिस पे हमने उस मॉडल का परफॉर्मेंस से निकाला, और हमने ये कैलकुलेट किया कि रॉन्गली क्लासिफाइड कौन थे, राइटली क्लासिफाइड कौन थे। अभी हमको ये डेटा, अब ये वेट्स हमको आगे देने, राइट। अब आगे देने से पहले कुछ चीज करनी है, क्या? तो अगर एक चीज देखूं मैंने इक्वल वेट्स दिए थे, बट अगर मैं इसका टोटल निकालू, इसका टोटल इक्वल नहीं आता है, इसका टोटल कुछ आता है, सो लेट्स से 0.68 के आसपास कुछ आएगा। तो इसका टोटल ये नहीं आता है, so total is not no more 1, right? I cannot give this weight। तो ये वेट्स को अभी मेरे को अगर इसको नॉर्मलाइज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टू नॉर्मलाइज द डेटा? what will I have to do? yes, so not average, I will have to divide it by what? so अगर मुझको अगर नॉर्मल रेट लाना होगा तो मेरे को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा वेट्स को। अब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.68, इसका कुछ आंसर आएगा। वैसे ही यहाँ पर 0.349 डिवाइडेड बाय 0.68, इसका कुछ आंसर आएगा। दैट विल बी माय नॉर्मलाइज्ड वेट। तो इसका आंसर आएगा 0.07, इसका आएगा 0.51, ऐसे ही बाकी सब 0.07, 0.07, 0.07। अब इनका अगर तुम टोटल निकालो, इनका टोटल अभी आएगा 1। अब दिस वेट्स आर, अब ये वेट्स पूरे रेडी हैं किसके लिए, नेक्स्ट मॉडल के लिए। तो अब नेक्स्ट मॉडल में क्या होगा, नेक्स्ट मॉडल में वापस F1, F2, F3 टारगेट होगा, सेम डेटा सेट, बट वेट्स की जगह पे अभी क्या होगा, तुम्हारा ये नॉर्मलाइज्ड वेट्स होंगे अभी। is it clear now how the model is trying to take the weights? अभी वापस क्या होगा, ये बेस्ड ऑन दिस वेट्स वापस से क्या होगा, एक वापस सबको वेट्स मिल गए हैं, अभी क्या होने वाला है, एक बेस मॉडल क्रिएट होने वाला है। टोटल एरर निकाला जाएगा, कितने सही प्रेडिक्ट किए कितने गलत प्रेडिक्ट किए, वो मॉडल का परफॉर्मेंस से निकाला जाएगा, राइट। फिर वापस से क्या होगा, अपडेट किया जाएगा, ओल्ड वेट, न्यू वेट एंड एवरीथिंग, एंड वापस से क्या होने वाला है, नया मॉडल बनने वाला है, एंड द लूप इज गोइंग टू गो ऑन। इज इट क्लियर? क्लियर हाउ AdaBoost is going to work? ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर ना सबको AdaBoost कैसे वर्क होगा? सी अगेन, सिर्फ एल्गोरिदम लगाना है। आदिपाली मैं शेयर करती हूँ ना, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, आई एम गोइंग टू शेयर द PDF ऑल्सो, डू नॉट वरी दैट। हाँ, ये इसको मैं शेयर करूंगी। हाँ 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 नया, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ वो फॉर्मूलाज हैं, परफॉर्मेंस से पता होना चाहिए क्या है। तो स्टम्प्स का परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं हम लोग, स्टेज परफॉर्मेंस, कितना अच्छे परफॉर्म किया, तो स्टेज परफॉर्मेंस में हम टोटल एरर निकालेंगे।
ये इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ एडा बूस्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस से क्या होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्गोरिदम भी इंपॉर्टेंट है, एडा बूस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सजी बूस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग तो भी ठीक है। पीपल आई हैव नॉट heard them, but XGBoost, AdaBoost पूछा जाता है। ये देखो जरा, विजुअली क्लियर है कि तुमको लिखना है, देख लो एक बार, पीडीएफ भेजा है ग्रुप पे। ओके, जस्ट सी इफ इट इज विजिबल और नॉट। नहीं तो वापस से एक बार लिख लो, मतलब जिनको चाहिए लिखने के लिए, यू कैन राइट, नो इश्यूज, जस्ट सी इट वंस। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। पीडीएफ क्लियर है, सबको दिख रहा है या नोट डाउन करना है? यू गाइस टेल मी, नोट डाउन करना है तो मैं रुकती हूँ। मैम नोट डाउन करना है थोड़ा। हाँ हाँ, कहाँ से दीपाली, ये बना लोगे ना, ये वाला तो मॉडल ये बना लेना, रूट नोड बना लेना ताकि याद रहे, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रेडियंट बूस्टिंग में ना यहाँ पूरा ट्री बनता है, दिस इज द डिफरेंस। ग्रेडियंट बूस्टिंग में पूरा का पूरा ट्री बनता है मॉडल के, यहाँ पे हम ट्री नहीं बना रहे हैं एडा बूस्ट में, हम स्टम्प्स बना रहे हैं। तो ये एक तुम्हारे लिए इनसाइट है, अभी तुमको होमवर्क जो मिलने वाला है ना, ये ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सजी बूस्ट। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग स्टम्प्स इट क्रिएट्स द होल ट्री, सो दैट इज देयर। सो इसीलिए ये थोड़ा ना लिख लो एडा बूस्ट के लिए कि यहाँ पर ट्री बन के स्टम्प्स बन के आता है, ठीक है, एंड जस्ट नोट इट डाउन, नोट डाउन। ओके, मैं तरुण बात कर रहा हूँ। हाँ तरुण। मैम आफ्टर जब ये पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाता है, हाँ, इसके बाद क्लासिफिकेशन आपका 100% रहता है, कोई एरर्स नहीं रहते उसमें लास्ट में? इट इज, हाँ इट इज मोर एक्यूरेट, विदाउट बायस, विदाउट वेरिएंस। कैसा होगा ना तरुण, अगर एक अनएक्सपेक्टेड रो भी आता है, ऑब्जर्वेशन जो आता है, इट नोज द क्लासिफिकेशन, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में हो रहा था, तो इट नोस कि उसको कहाँ जाना इसमें है, कोई क्या करना है। तो इट इज मोर एक्यूरेट तो इसमें कंपेयर लास्ट टू लॉजिस्टिक एंड एवरीथिंग। यस यस तरुण, तो क्या इसमें फॉल्स नेगेटिव लास्ट में किधर भी नहीं बचता होगा, फॉल्स नहीं, नेगेटिव बहुत अगर कम रहते हैं चांसेस कोई भी है, नहीं बहुत बचेगा मैम? कम चांसेस हैं कि फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव रहें, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे, बट बहुत कम चांसेस हैं। एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहेगी, रिकॉल प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड इट विल परफॉर्म बेटर कंपेयर टू अदर मॉडल्स, wherein other models can divert
टूवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स एंड एवरीथिंग, ये वाले काफी ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस देंगे, XGBoost, AdaBoost, ये सब। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग रह सकता है ना, क्योंकि अगर मेरा डेटा बहुत मेसी है, हाँ क्लासेस हाँ, को इतना ज्यादा वर्क करना यस पड़ेगा, तो यस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये। यस, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग मॉडल्स पे मॉडल्स पे मॉडल्स ना, तो जितना ज्यादा बड़ा डेटा होगा करेक्ट वो क्या करेगा, मॉडल्स पे बनाते जा रहे हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो दीज मॉडल्स आर वेरी करेक्ट। राइट, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, होगा। ओके। मैम 0.68 क्या था? 0.68 ये अपडेटेड वेट्स का टोटल, या पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है। ओके। Okay, these big models would not work nicely on small data. तो small data set है ना, तो जैसे नॉर्मल जो लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री दे रहा है ना, वैसा ही आंसर्स रहेगा, मतलब इतना ज्यादा तुमको डिफरेंस नहीं दिखने वाला है, टू बी रियली फ्रैंक इनफ। इनको बहुत ज्यादा डेटा लगता है ताकि ना अच्छा प्रिडिक्शंस कर पाए। तो अगर 10,000 का भी है तो नॉर्मल जो रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री आंसर दे रहे हैं ना, तो हूबहू उनके हिसाब से वैसा ही आंसर देने वाला है। 82 83 ये क्या कहते हैं, एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग। तो वो डेटा सेट ही वैसा है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ये शुभम, तो स्मॉल डेटा सेट पे काम नहीं करेगा अच्छे से।
डन। ओके, ठीक है। तो ये वाले एल्गोरिदम्स ना, जब डेटा सेट, कैसे बताऊँ अभी, डेटा सेट बहुत ज्यादा होगा ना, इम्प्योरिटी होगी एंड ऑल दोस थिंग, तब ना बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। तो जीरोस और वंस में जो तुम्हारा टारगेट है कम है, तो उसमें प्रेडिक्शन, सो अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई से जीरोस एंड वंस, वैल्यू काउंट्स कम ज्यादा है, तो लाइक टारगेट वैल्यू में, टारगेट कॉलम में जीरोस और वंस कम है, तो या तो जीरोस बहुत ज्यादा है, तो लेट्स से 100% है, तो 99% जीरोस है, ओनली 1% वन है। ऐसे टाइम पे तो ओवरफिटिंग होने ही वाली है ना, गेटिंग माई पॉइंट। डिसीजन ट्री लोगे तो ओवरफिटिंग होने ही वाली है। तो ऐसे सिनेरियोज में ये वाला डेटा सेट ना काफी, मतलब ये वाले एल्गोरिदम्स काफी हेल्प आउट करते हैं, एक्सजी बूस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, दे लिटरली बूस्ट अप योर एल्गोरिदम, एक तरीके से बूस्ट कर रहे हैं। And that is when this algorithms like help you out to predict false positive, false negatives. So that is the reason ये advanced algorithms हैं, and wherever you are not getting a good answer, like let's say good accuracy with the normal classification problems or Bayes algorithms, you should go for this ensembling technique. एम्जॉम्बलिंग से अच्छा आंसर आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू द कोड। तो पहला वाला करते हैं, एडा बूस्ट ही करेंगे, कुछ नहीं है, 4 लाइन का कोड है। तो जैसे मैंने रैंडम फॉरेस्ट में बताया था ना, वही वही सिनारियो वापस यहाँ पर है। लेट अस टेक दैट। So let's add this bank CSV only. ठीक है, बैंक CSV। लेट्स कॉल नॉर्मल थिंग्स, रीड करेंगे। हेड करने से पहले मुझको सिर्फ डेटा देखने दो। So there are 11,000 rows. Okay. I'll just say df.head. Everything has been already classified as label encoding वगैरह सब हो चुका है, तो ऑब्वियसली कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही सेम वाला कोड है। टर्म डिपॉजिट सामने वाला लेगा या नहीं, 1 या 0, राइट। तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई क्रिएट कर रहे हैं, एक्स ट्रेन में दे रहे हैं। लेट्स कॉल एडा बूस्ट। Now there is one parameter n estimators. Do you remember n estimators कहाँ यूज हुआ था? n estimators कहाँ पर यूज हुआ था? एक पैरामीटर है n estimator, किस किस एल्गोरिदम में यूज हुआ था n estimator, और उसका मीनिंग क्या था, याद आ रहा है? It was used in random forest where n estimators means what? Number of
बोला था, ठीक है। अभी भी अगर नहीं आ समझता है कि क्या पैरामीटर ट्यून करना है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर sklearn.adaboost एंड यहाँ पर आके तुम पैरामीटर्स देख सकते हो। तो देखो बेस एस्टिमेटर कुछ नहीं, एन एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट 50 होता है। नाउ व्हाट इज दिस एन एस्टिमेटर? मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स एट विच बूस्टिंग इज टर्मिनेटेड, मतलब उसको कितनी बार क्या करना है, मॉडल्स बनाते जाने हैं, डिसीजन ट्रीज कितनी बार बनाने हैं, तो बाय डिफॉल्ट 50 बार बनाता है वो। इज माय पॉइंट क्लियर? इज एन एस्टिमेटर्स क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो डिसीजन ट्रीज हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं ऐसे, ये 3 बनाए ना, ऐसे वो 50 बार मॉडल्स बनाएगा एंड जब लास्ट में आएगा तब सबका कंबाइन करके वो आंसर देने वाला है। ओके, नाउ कहाँ गया हमारा, यहाँ वी हैव रन दिस, इसको टेस्ट करेंगे adaboost.test, लेट्स ट्राई टू प्रिडिक्ट इट and see accuracy is 83 because what I'll say, the data set is very 11,000 बहुत कम values हैं इसके लिए and that is the reason 83 is the accuracy. Precision and recall are good, not that bad, ठीक है। so that is all about AdaBoost. Gradient boosting and XGBoost I wanted from you guys because बहुत important है। जैसे मैंने कहा ग्रेडियंट का सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि यहाँ पर स्टम्स की जगह वो पूरा ट्री बनाता है, तो ट्री बनाएगा तो ये कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं। ओके, so just read it, it is not that I am not going to explain it, I am going to explain it, ठीक है। मैं पूछूंगी समझा नहीं समझा, नहीं समझा, आई एम देयर, आई विल एक्सप्लेन इट यू। मैं बस इतना चाह रही हूँ ताकि तुम ना ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है, तुम्हारे मशीन लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। लाइक यू शुड नो व्हेन टू यूज एडाबूस्ट, मेरे को किस एल्गोरिदम से अच्छा आएगा। तो ये जब तक तुम ब्लॉग्स नहीं पढ़ोगे ना, तुमको आइडिया नहीं आने वाला है। जितना एल्गोरिदम्स नहीं करोगे, कब एडाबूस्ट लेना है, कब एक्सजीबूस्ट लेना है, बिकॉज देयर आर टेक्निक्स, दीज आर टेक्निक्स। कब पता चलेगा कि मुझको अभी एडाबूस्ट नहीं चाहिए, अभी मुझको ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज करना चाहिए। तो वो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं कि हाँ अभी मुझको ग्रेडियंट बना, मैं आके बताऊंगी सिर्फ, अच्छा एक एडा बूस्ट होता है, एक ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है और एक एक्सजी बूस्ट होता है। अगर तुम ये नहीं पता कर पा रहे हो कि मुझको कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, तो तुमको कुछ नहीं समझने वाला है। एंड दैट इज द रीजन आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड ब्लॉग्स ऑन एक्सजी बूस्ट, एडा बूस्ट, कैसे वर्किंग क्या है। तुमको ये भी दिखेगा कि ये एल्गोरिदम मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, इसके टोटली ऑपोजिट सामने वाला एक्सप्लेन कर रहा होगा कि एल्गोरिदम ऐसे वर्क हो रहा है। बट यू नीड टू स्टिक टू वन थिंग, जो कौन सा वाला इजी लग रहा है, बिकॉज सबके तरीके अलग अलग है बताने के। तो तुमको डिसाइड करना है, ये जब तक तुम पढ़ोगे नहीं ना, नहीं मैं जितना भी बोल लूं तुम लोग भूलने वाले हो चीजें। एंड दैट इज द रीजन आई एम एनफोर्सिंग दिस थिंग कि ये तुम पे है। That is the only reason, because a very important part of machine learning is to when to apply the models. 4 लाइन का कोड है, देखो सब जगह 4 लाइन का कोड है। मॉडल लिया, अप्लाई किया, फिट किया, प्रिडिक्ट किया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाला। व्हाट एट द एंड व्हाट? ग्रेडियंट बूस्टिंग क्यों किया? अगर इसका आंसर आता है तो इट इज गुड ना। सामने वाला अगर पूछता है कि मैम आपने ये एल्गोरिदम बनाया, सॉरी ये आपने मॉडल बनाया, व्हाई डिड यू गो फॉर एक्सजीबूस्ट एंड नॉट एडाबूस्ट? आंसर होना चाहिए ना मेरे पास। आंसर कब आएगा? जब तुमको नॉलेज हो कि मैंने एडाबूस्ट क्यों नहीं लिया, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एडाबूस्ट, व्हाई एक्सजीबूस्ट इज गिविंग मी गुड आंसर। इसका आंसर कब आएगा? जब तुम खुद से करोगे चीजें। मैं वापस बोल रही हूँ, बातें भूल जाओगे। दैट इज द ओनली रीजन आई एम पुटिंग दिस ऑन यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड ब्लॉग्स ऑन इट। एटलीस्ट रीड ब्लॉग्स, एक हफ्ता है, कुछ पढ़ लो एक्सजीबूस्ट एडाबूस्ट के बारे में। ओके ओके गाइस, आई गेस नोट डाउन कर लो। पुराना वाला ही है, क्या कहते हैं, रैंडम फॉरेस्ट वाला ही डेटा सेट है। तो अगर रैंडम फॉरेस्ट वाला ही शीट लेके उसके नीचे अगर ये कर लोगे ना,
तो ये डायरेक्टली कॉल करना है। तो स्टार्टिंग से बताओ या यहाँ से बताओ? You guys tell me. You are making a new sheet or you are continuing in this random forest वाला new sheet? ओके नया, तो यहाँ से पूरा कॉपी करना पड़ेगा। ओके Hello, am I audible? Yes Jack, Hello. you are audible. Ma'am, can you end the she's screen so I can present it? Is it visible, ma'am? No Jack, हाँ हुआ, yes yes. So my topic for today is logistic regression. So let me give you a gist of it. So what is regression for first of all? So regression is a statistical method used in finance, investing and other disciplines that attempts to determine the strength and character of relationship between one independent variable. So wait a minute.
So by telling about regression, in simple words, what is regression? So it is a dependent variable that, just give you an example. If you want to get a rate of a property, so what will you do? Where it will be from 500 square foot to 1000 to 3000. So as it increases, the rate of the property also increases. So it is simple linear regression, which is y is equals to a plus bx plus u, and multiple linear regression, where two factors or more than two factors determine the dependent variable. So here, y is the variable that is trying to be predicted. Means if the price of a property is to be detected, the area will be x, and a is the intercept and b is the slope, and u is a regression residual. So let's move on from here. So what is logistic regression? So basically logistic regression is just a simple linear regression. So logistic regression is supervised learning classification algorithm used to predict the probability of a target variable. It used to predict, just like in the case of property, how it is used to predict that. The nature of target or dependent variable is dichotomous, which means there will be only two possible cases. Suppose if you want the patient is diabetic or not, so it will be yes or no. It is a binomial. It is binomial. And in simple words, the dependent variable is binary in nature, having data coded as either one, which stand for success, or zero. Just I told you that if the patient is diabetic, it will be yes or no. So let's move on from here. So types of logistic regression. So generally, logistic regression means binary logistic regression means yes or no type, having binary target variables, but there can be two more categories of target variable. So apart from this binomial regression, there are more which is multimonial and ordinal. So logistical regression can be divided into following types. So the first types is binary or binomial type. In such kind of classification, a dependent variable will have only two possible types. As I told you, that it will be true or false. So it falls under the category of binary or binomial, either one or zero. And its examples are just like the patient is diabetic or not. That is the example of binary or binomial. And here I've defined the chart which ma'am has also shown while giving us the example. So the classes can be divided into positive or negative. The output comes under the probability of positive class if it lies between 0 and 1. For our implementation, we are interpreting the output of hypotenuse function as positive if it is